हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना ITS क्लासेस में। मैं चला रहा था BPSC 17वीं की रिवीजन और उसमें जो मार्क्स बूस्टेड वीडियो थी मैं उसी को अपलोड कर रहा था। आज मैं आगे महत्वपूर्ण सुर्खियों को लेके जा रहा हूं और टॉपिक स्टार्ट करता हूं। टॉपिक है आपका लार्ज एक्शंस मॉडल। ध्यान दीजिएगा, लार्ज एक्शंस मॉडल क्या है। कई बड़ी कंपनियाँ अपनी श्रम लागत में कटौती करने के लिए LAM को अपना रही है। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियां जो है अब वो क्या सोच रही हैं कि हम मजदूरी को कम करवाने के लिए कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि इनको सैलरी कम देना पड़े। तो ये LAM एक पद्धति को वो अपना रहे हैं। क्या है ये एक LAM पद्धति? ये देखिए, ये एक AI मॉडल है। यह मानव की ज़रूरतों को समझ कर जटिल कार्य पूरा कर सकता है। यह ChatGPT से भी बेहतर तरीके से टेक्स्ट तैयार किया जा सकता है। LAM का उपयोग करके जटिल कार्यों को भी इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि उसे समझना और पूरा करना आसान हो जाता है। मतलब देखिए, ये सिंपल सी बात है कि LAM जो पद्धति आ रही है ये आने वाले जॉब के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। तो लार्ज एक्शन मॉडल्स यही चीज़ है जो कंपनियां अपना रही है जल्दी से जल्दी, मतलब बहुत कम एम्प्लॉय को देके अपना काम को निकलवाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर टॉपिक के अंदर। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, जिसको ईस्ट एशिया समिट भी बोलते हैं, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के वरिष्ठ अधिकारी की बैठक लाओस की राजधानी वियतनाम में संपन्न हुई है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये पूर्व एशिया भी शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई थी, तो राजधानी के साथ नाम याद रखिएगा। अब देखिए, इसकी शुरुआत 2005 के अंदर कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी और इसका मेन उद्देश्य याद रखिएगा कि पूर्व एशिया में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी अपनाई गई है। इसमें 18 देश शामिल हैं और इसमें 10 जो देश हैं वो आसियान के सदस्य हैं। शेष जो देश हैं आसियान के अलावा के बता रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रसिया, USA हैं। तो इसका शॉर्ट टॉपिक्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप एग्जामिनेशन में जाइएगा, मैं जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मैं क्वेश्चंस को फिर से ये बताऊंगा कि ये टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आया है। ठीक है, सो स्टिकी इन्फ्लेशन क्या होता है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये इकोनॉमी का। तो RBI ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार 8वीं बार रेपो रेट को 6.50% पर रखने का फैसला लिया है। ये रिपोर्ट करीब जून की रिपोर्ट है ये, ठीक है, जून 2024 की रिपोर्ट है, तो इसलिए ये डेटा नया ही है, पुराना मत समझिएगा। स्टिकी इन्फ्लेशन होता क्या है? देखिए, स्टिकी इन्फ्लेशन ये होता है कि मांग एवं आपूर्ति में होने वाला बदलाव के आसार जब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में उसी अनुरूप तेजी से बदलाव नहीं हो। मतलब देखिए, मांग हो गया, ठीक है ना, और मांग का आपूर्ति करवाना है आपको, लेकिन आप मांग आपूर्ति हो रहा है लेकिन कीमत में कोई प्रॉब्लम ये नहीं हो रहा है, मतलब कीमत में ना बढ़ रही है ना घट रही है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो उस स्थिति को स्टिकी इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसके चलते मुद्रास्फीति स्थायी तौर पर बनी रहती है। अब देखिए, कुछ होगा ही नहीं तो आपकी मुद्रास्फीति जो है, यानी इन्फ्लेशन है, वो स्थायी रहती है। ठीक है ना, मजदूरी की बढ़ती दरें तथा उपभोक्ता वस्तु और सेवा की कीमतों में वृद्धि को आमतौर पर स्टिकी इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब देखिए, मांग तो वही रहेगा, आपका पैसा प्रॉफिट कुछ खास होगा नहीं, लेकिन मजदूरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब दिन पर दिन जो साल बीतेगा तो मजदूरी तो बढ़ेगी, तथा उपभोक्ता वस्तु और सेवा की कीमतों में वृद्धि को आमतौर पर, अब उपभोक्ता वस्तु भी आपका बढ़ेगा, लोग बढ़ रहे हैं तो उपभोक्ता वस्तु भी बढ़ेगा, और सेवा की कीमतों में, ठीक है, सेवा की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, और यही आपकी स्टिकी इन्फ्लेशन का रूप ले लेती है। अब देखिए, सुबनसिरी नदी अभी चर्चा में थी, तो सुबनसिरी नदी में क्या हुआ है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्लैब में एक व्यापक मत्स्य प्रबंधन केंद्र जो है वो बनाने जा रहा है सुबनसिरी नदी के अंदर। अब ये स्लैब है क्या? देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म स्लैब लिखा हुआ है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, स्लैब सुबनसिरी नदी पर एक निर्वाधित ग्रेविटी डैम है, याद रखिएगा, एक तरह की ग्रेविटी डैम है। एंड सुबनसिरी नदी को गोल्ड रिवर भी बोलते हैं। यह नदी तिब्बत में कागिंग ग्लेशियर से निकलती है। यह ट्रांस हिमालय नदी है। एंड इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। यह असम के मैदानी भाग में दाहिनी ओर से ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। तो इतना फैक्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि BPSC पेपर सेट करेगी तो कहीं से भी पेपर को उठा के पूछ सकती है, सुबनसिरी नदी का जिक्र है तो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी देख लीजिएगा, लाडो, नी, यूम, तसारी और कमला। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं मुंबई हाईफील्ड
के बारे में। तो देखिए मुंबई हाई फील्ड आपको पता है कि पेट्रोलियम के लिए निकालने वाला ये सबसे ज़्यादा ये है और भारत का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड भी है और अरब सागर में स्थित है। खोज इसकी 1974 में हुई थी, लेकिन उत्पादन इसका 1976 से होने लगा था। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी की गई है। इसका मंत्रालय याद रखिएगा आपकी केंद्रीय कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्रालय के अंदर ये आता है, किसान कल्याण मंत्रालय, विज्ञान नहीं। ये केंद्रक क्षेत्र की योजना है एंड इसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं और यह राशि 4-4 महीने करके दी जाएगी 2-2 हज़ार रुपये के 3 किस्तों में। तो याद रखिएगा कि पीएम किसान सम्मान योजना में जो क्वेश्चन अभी हाल ही में आएगा कि 17वीं किस्त जारी की गई है, किस मंत्रालय के अधीन आता है ये ध्यान रखिएगा, और उसके बाद कितना रुपया दिया जाता है ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं लिपुलेख दर्रा क्यों चर्चा में था भाई। तो देखिए भारतीय व्यापारी जो थे लिपुलेख दर्रे से होकर चीन के साथ सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं कि लिपुलेख दर्रा से रास्ता खोलिए ताकि हम चाइना जाके मार्केट में सामान बेच सकें। अब लिपुलेख दर्रा का चर्चा आया है तो उसको भी देख लीजिए। यह भारत, चीन, तिब्बत और नेपाल के ट्राई जंक्शन के करीब स्थित है। मतलब ये जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा से आपकी भारत स्टार्ट होगा मान लो यहाँ से, तो चीन, नेपाल और ये सब जो नज़दीक में आते हैं। यह दर्रा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। यह कुमायूं क्षेत्र के प्रमुख दर्रा है और काली घाटी में स्थित है। एंड इसके बारे में एक और बात यह है कि लिपुलेख दर्रा से यात्रा करने से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी देखिए ठंडा लावा चर्चा में था कि फिलीपींस के माउंट कनलाओन में उद्धार होने वाला ठंडा लावा सड़कों पर बह निकला। ठंडा लावा को इंडोनेशिया में लहड़ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माउंट कनलाओन जो है पर्वत वो कहाँ है, जहाँ हाल ही में लावा जो है प्रोपोस्ट हुआ था, मतलब निकला था, तो फिलीपींस में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण सुर्खियों के लिए। इसको शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जय हिंद।